हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से मैसेज कर दीजिए, क्विकली मैसेज कीजिए कि हाँ जी आप लोग आ चुके हैं क्या। शैतान जी बिल्कुल आप पधार चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिए। देखो एसएससी का फाउंडेशन बैच है ये, और इसके अंदर हम लोग जो है क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हर टाइप के प्रश्न हम लोग जो है वो बेसिकली पढ़ेंगे। और सिर्फ प्रश्न हम लोग बेसिकली यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम थियोरी को कवर करवा सके क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो दैट इज द ऑल थिंग्स। और अब कॉपी पेस्ट करने वाले जितने भी बच्चे इतनी देर कर लिए, जय जय, अच्छा ठीक है, चलो जय श्री राम, है ना। अब आगे शुरू कर देते हैं। और प्रशांत जी, क्रिस्टल और भी बहुत सारे लोग हैं, आ जाइए फटाफट से। एंड आप फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बड़े मजेदार प्रश्न पढ़ेंगे आज, और थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे तो और भी अच्छा है। और चलो जी चलो शुरू कर देते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है ना, किस प्रकार से कहा जा रहा है, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक बार बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जी चलिए। आप न्यू स्टूडेंट थे क्रिस्टल? नहीं, पहले भी आ चुके हैं शायद, कोई और क्रिस्टल आई होगी फिर। चलो जी चलो। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू वी कॉल द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के अंदर आयन का एक्सचेंज हो रहा है ना, अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और ऐसे प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं? भाई नाम से ही पता लग रहा है कि इस प्रकार की रिएक्शन जो होगी ना उसको हम क्या कहेंगे। बिल्कुल, चलो आंसर करो फटाफट से कि भाई क्या कहेंगे। और अपने तमाम सारे जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी तुम्हारे जितने भी हैं, सभी को बुला लाओ, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। चलो जी चलो। तो अब हम लोगों ने कहा कि भाई आदान प्रदान हो रहा है। देखो यहाँ पर आदान और प्रदान दोनों बोला है, सिर्फ प्रदान ही नहीं बोला है, समझ रहे हो। हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई एक अगर आयन ले रहा है तो दूसरा दे भी रहा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम एक के ही जो है वो मतलब सिर्फ एक ही दिए जा रहा है, दूसरा जो है वो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है कि अगर एक ले रहा है तो दूसरा दे भी रहा है ना। यानी कि हम कहें कि अगर कोई रिएक्शन हमारे पास में ए बी और जो है सी और डी हमारे पास में रिएक्टेंट थे, अभिकारक थे, तो जब रिएक्शन हुई तो ए तो चला गया सी के साथ में और बी चला गया डी के साथ में। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। और ये रिएक्शन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो ये रिएक्शन है दोहरा विस्थापन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आप लोगों को कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पता लगा? डबल डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार की होती है, क्या आपने देखने की कोशिश की? तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ, NaOH है। NaOH एक प्रकार का बेस है। अब देखो बेस की मैंने एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दी, तो Na जो है उसको A मानो, और ये OH को आप B मानो, इसको आप C मान लो और इसको आप D मान लो। अब होगा क्या भाई, ये Na जो है ना वो तो किसके साथ में चला जाएगा? Cl के साथ में चला जाएगा, और बचा हुआ जो है वो H2O बना लेगा। तो इस तरह से आदान प्रदान की जो कॉन्सेप्ट हो रहा है उसको हम दोहरा विस्थापन कहते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना कि दोहरा विस्थापन जब भी होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा, तब जो है प्रेसिपिटेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक चीज आपको नीचे बैठी हुई जरूर देखने को मिलेगी, अपघटन का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोजिशन भी इसे कहते हैं। तो वो तो होगा नहीं, टूट रहा है, जैसे कि ए बी था और अगर रिएक्शन करवाई तो ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, तो इसको आप लोगों ने अपघटन की अभिक्रिया कहा है। विस्थापन की अभिक्रिया में सिर्फ एक एक्सचेंज हो रहा है ना, दूसरा नहीं हो रहा। और संयोजन की अभिक्रिया में तो एडिशन होता है, जुड़ता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई, चलो तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दोहरा विस्थापन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो आप उसे क्या कह देते हैं? आप उसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। और अगर 2 बार हुआ है तो आप इसे डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एसएससी अड्डा 24/7 पर ये सेशन हर दिन होते हैं आपके फाउंडेशन बैच के लिए, जो कि 1 बजे अपना साइंस का सेगमेंट रहेगा। शाम को 5 बजे भी एक सेशन होता है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रह सकते हैं। ओ कितना प्यारा नाम है, मोए मोए। तो मिस्टर मोए मोए, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। ऋतिका यहाँ पर आ चुकी हैं, और जितने लोग हैं फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑर्गन। अब देखो आपने एक चीज नोटिस की कि ये कैसे लिखा हुआ है, 18 ऑर्गन 40, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखते। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं ऐसे, कैसे? 18 ऑर्गन 40, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। अब ये 18 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गन क्या है और 40 क्या है?
इस कॉन्सेप्ट को समझो। आपका नाम है जैसे कि अर्पित पांडे, अब अर्पित पांडे का कोई ना कोई निकनेम होगा, आप अर्पित को अर्पित भी तो बोल सकते थे, लेकिन आगे आपने अपनी जो है वो कास्ट भी लगाई है ताकि आप अपने कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकें। ऐसा कुछ समझ लेते हैं हम, है ना। यानी कि हम हमारे बारे में जब पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने क्या लिख दिया, अपना पूरा नाम लिख दिया। नहीं तो हम सिर्फ अर्पित भी लिख सकते थे, सिर्फ रमन भी लिख सकते थे, सिर्फ शिवम भी लिख सकते थे, सिर्फ नितिश भी लिख सकते थे और सिर्फ प्रशांत भी लिख सकते थे, लेकिन हमने लिखा अपने जो है वो आगे सरनेम भी हमने लगाया। अब आप यहाँ पे समझिए कि ऑर्गन 18 जो है 18 ऑर्गन 40 क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। जैसे कि आप किसी भी एलिमेंट है ना, ऑर्गन, तो ऑर्गन एक प्रकार का तत्व है, और तत्व जब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह से फॉर्म के ZXA की फॉर्म में, उल्टा लिख दिया, ZXA की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर Z यानी ऊपर की जगह क्या लिखा हुआ है 18, तो Z क्या होता है आप सभी को पता है ना कि Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। और आपको मस्त बात बताऊं, एटॉमिक नंबर जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, और किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक वही होता है जितना उसके अंदर प्रोटोनों की संख्या होती है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटोन भी जो है वो सेम ही होता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जितने प्रोटोन के नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन के नंबर भी होते हैं। तो ये जो 18 है ये ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है, यानी कि ऑर्गन आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 18 नंबर पे आता है। अरे बोलो, देखिए बात समझ में आ गई कि नहीं आई है। और ये ए जो है ना वो 40 है ना, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 40, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अरे हाँ या ना, बोलो बोलो फटाफट से। तो मैडम यहाँ पे 18 जो है वो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है, और 40 जो है वो ऑर्गन का क्या है, ऑर्गन का द्रव्यमान संख्या है ना। तो यानी कि हमें इस 18 ऑर्गन 40 से क्या क्या पता लगा कि ऑर्गन का Z कितना है 18, ऑर्गन में प्रोटॉन कितने हैं 18, ऑर्गन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई 18। कैसे पता लगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही प्रोटॉन का नंबर होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। फिर हमने देखा कि इसका द्रव्यमान कितना है 40, है ना। अब सुनो, अब आपके पास जितना द्रव्यमान होता है ना वो कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। प्रोटॉन हमें पता लग ही गया कि 18 होते हैं, और ए हमें दे रखा है कि 40 होते हैं, तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। तो आपने क्या किया, A माइनस पी यानी कि 40 माइनस 18। भाई मेरी तो मैथमेटिक्स इतनी अच्छी है नहीं, अब तुम ही मुझे बता दो कि 40 में से 18 गए तो कितने न्यूट्रॉन ऑर्गन में होते हैं। चलो बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से कि 40 में से 18 गए तो कितने आते हैं, कोई तो बता दो। 22 आते हैं क्या, पक्का 22 ही होगा, हाँ या ना तो बोलो। मैडम की मैथमेटिक्स सही है कि खराब है, बोलो देखिए, हैं सही तो बोल रही हूँ। तो मैडम हमें ये पता लग गया कि ऑर्गन के अंदर जो है ये सारी चीजें हैं। अब ऑर्गन की तो चलो राम कहानी हमने देख ली, आगे हमारे पास में क्या आ रहा है भाई, कैल्शियम आ रहा है। तो कैल्शियम की अगर मैं बात करती हूँ तो 20 कैल्शियम 40 है। तो यहाँ पर कैल्शियम के लिए क्या क्या पता लग गया तुमको, बताओ देखिए। सविता तुम्हारी तो मैथमेटिक्स मेरे से भी ज्यादा खराब है। अब देखो यहाँ पे Z की बात करते तो Z कितना है कैल्शियम के लिए 20, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 20, है ना। उसके अलावा 40 जो है वो आप लोगों का क्या है, एटॉमिक भार है, तो ये 40 हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20। यानी कि मैडम इसके अंदर क्या क्या तो समान है, आप ये देख लीजिए। तो इसके अंदर आपने देखा कि देखो सिर्फ और सिर्फ परमाणु भार द्रव्यमान समान है, और ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, देखो इसका भी A 40 है, इसका भी A 40 है, तो जिसका A 40 है मतलब इक्वल है, जिसका भार समान है, उन्हें कहा जाता है संभारिक। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, संभारिक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, आइसोबार्स कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सभी एक साथ मैसेज करेंगे कि हाँ जी मैडम बात समझ में आ चुकी है। क्विकली मैसेज करो, है ना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना अगर तुम्हें सेशन और कॉन्सेप्ट दोनों ही अच्छे लग रहे हैं तो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यार भाई 200 लोग मतलब 150 लोग के आसपास, और लाइक कितने कम, पैसा कट रहा है तुम्हारा पेटीएम से, हैं मुझे बताओ, पैसा कट रहा है क्या, पहले लाइक करो सब लोग। ऐसे थोड़ी ना होता है, 150 लोग हैं और मतलब लाइक इतने कम, दिस इज नॉट फेयर। चलो
तो अब हम लोगों ने क्या कहा, मैडम अगर किसी का Z समान होता तो उसको कह देते आइसोटोप्स। क्या कह देते, आइसोटोप्स। किसी में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती तो उनको क्या कह देते, उनको आइसोटोन्स कह देते। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक सो कि ये कॉन्सेप्ट अब याद रखने वाली बात है और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा। तो मैडम इन्हें आइसोबार्स कहेंगे जिनके भार समान है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तैयारी करना चाहता हूँ, बायो वाले सिलेक्ट हो सकते हैं क्या? भैया मैं भी बायो से हूँ, मेरा भी पास भी 12th में बायो ही थी, है ना। और आप कह रहे हो कि बायो वाले सिलेक्ट हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई, क्यों नहीं हो सकते? फैक्ट जी, सब पढ़ सकते हैं, कोई आर्ट्स, कोई बायो, कोई कॉमर्स, कोई मैथमेटिक्स। आपको अगर आप में चेष्टा है, अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप कोई भी एग्जाम दे दो, कोई मना नहीं करेगा तुमको, बस पढ़ना है आपको। बायो वायो वायो से टेंशन मत लो, है ना। तुम्हारी मैडम भी बायो से ही है। रासायनिक तत्वों की उनके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के क्रम में आवर्त सारणी को तैयार करने वाले पहले व्यक्ति जो है वो कौन थे? चलिए बताओ फटाफट से। भाई कतई लोग, तुम तो कतई कंजूस निकले हो भाई, मतलब अभी भी सिर्फ 20 लोगों ने लाइक किया है, ये तो भाई हद कर दी मतलब। चलिए अब देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। अब हम लोगों ने क्या कहा है, हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि रासायनिक तत्वों को उनके द्रव्यमान के क्रम में, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, यानी कि आपसे कहा जा रहा है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास के बिहाफ पे अगर पीरियोडिक टेबल को जमाया तो सबसे पहले एटॉमिक मास के बिहाफ पे पीरियोडिक टेबल को जमाने वाले व्यक्ति जो है वो कौन थे? दमित्री मेंडलीफ। कौन थे बेटा? दमित्री मेंडलीफ थे, है ना। बोलो, देखिए सही है, दमित्री मेंडलीफ ने ही पीरियोडिक टेबल दी थी। उनकी गलती ये रही कि उन्होंने एटॉमिक मास, क्या होता है इसे ए बोलते हैं ना, ए के बिहाफ पे जमा दिया था। इसके कारण समस्थानिकों की स्थिति जो है वो आप लोगों की क्या नहीं रह पाई, समस्थानिकों की स्थिति जो है वो नहीं पता रह पाई, है ना। सुरेश जी नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। नमित और कौन है? गेमिंग। चलिए जी, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टार्ट्रिक एसिड। अब बताओ कितने लोग हैं जिनको मैंने ऐसे पढ़ाया था कि साउथ इंडियन वाले बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, साउथ इंडिया के अंदर खाने में भी साइंस का यूज किया जाता है। जिन बच्चों ने मेरी ये बात अच्छे से पढ़ी होगी वो इसका आंसर आराम से दे सकता है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, अब तुम ही बताओगे। चलो बताओ फटाफट से, चलो चलो फटाफट से बताओ। आज के क्वेश्चन हार्ड है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। जो बच्चा मेरे से डेली पढ़ता है वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकता है, हैं? तो कहानी क्या थी? साउथ इंडिया के लोगों के खाने में एक तो इमली और एक बेकिंग सोडा, दोनों ही मिलते हैं। अब मैडम बेकिंग सोडा और इमली की कहानी क्या है? साउथ इंडिया वाले लोगों को पता है कि भाई इनके पिज्जा बर्गर, क्या इनके इडली सांबर, है ना, इडली सांबर और क्या क्या बनाते हैं ये चीला वीला जो भी बनाते हैं, इसको पफी करने के लिए इनको क्या डालना पड़ेगा? बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है कि बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaCO3। अब आपने जब अपने खाने के अंदर सोडा डाला, सोडा यानी कि बेस डाला, और बेस डालेगा तो थोड़ी सी कड़वाहट आपके खाने में आ जाती है, इसलिए वो उस कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए अपने खाने में इमली का यूज करते हैं, टार्ट्रिक एसिड का यूज करते हैं। क्योंकि जैसे ही आपकी इमली, जैसे ही आपका टार्ट्रिक एसिड जो है ना वो क्या होगा, वो खाने में ऐड होगा, यानी कि बेकिंग सोडा के साथ, सुन लो मेरी बात, बेकिंग सोडा के साथ टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? बताओ, देखिए क्या बनता है, सबको पता है, सबको पढ़ाया हुआ है कि बेकिंग सोडा के साथ में अगर टार्ट्रिक एसिड को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आता है बेकिंग पाउडर। क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डायरेक्टली भी डाल रहे हो तो वो क्या कर रहा है? उस कड़वाहट को बैलेंस कर रहा है, यानी कि यह ब्रेड और केक की कड़वाहट को निष्क्रिय कर देता है, यह टेस्ट को इनहैंस कर देता है, यह उस सोडे के कारण टेस्ट में हुए परिवर्तन को सही कर देता है। सबका गलत, एक बार प्यार से अपने गाल पे एक चमाटा मार लो ताकि जिंदगी भर याद रहे कि ये कॉन्सेप्ट अब नहीं भूलेंगे। तो जितने भी बी वाले लोग हैं, गांठें क्यों करें, गांठों का क्या काम है? अरे तुम समझे कि नहीं समझे? ये बेस था, एसिड डाला, एसिड और बेस क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे खाने को। प्यार से इधर उधर देखो, कोई नहीं देख रहा, एक चांटा लगा लो प्यार से, ताकि ना याद रहेगा जिंदगी भर की, हाँ मैडम इसका कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फटाफट से बता दो, और जिनके पेटीएम से पैसा कट रहा है लाइक करने पे वो तो करो मत,
और बाकी लोग जरूर से लाइक कर सकते हो, है ना। अच्छा, सब्सक्राइब भी किए हो कि नहीं किए हो। तो ये सारी कहानियां साइंस सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, रोटी अच्छा खाना बनाने में भी काम आएगी, ठीक है। चलो देखिए कितने लोगों को समझ आ गया, सब लिखेंगे जिसको समझ आ गया। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये सेशन हर दिन होता है एसएससी अड्डा 24/7 पर। ये फाउंडेशन बैच है, आप हर वो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली किसी भी एग्जाम जिसमें साइंस आती है पढ़ो, पक्का क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि अपन काम करते हैं कॉन्सेप्ट पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, कोई बात नहीं, सॉरी मुझे नहीं कहो, सॉरी खुद को कहो, और खुद को कहो कि मैं अब इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। अगला क्वेश्चन है द इरिटेशन कॉज बाय सिटिंग ऑफ एंड्स एंड बीन्स। देखो भाई, चींटी ने काटा, मधुमक्खी ने काटा, है ना, तो क्या हुआ, डंक जब आपने काटा तो आपने साबुन लगा लिया। अब साबुन लगा लिया तो क्या हुआ, क्योंकि मैडम साबुन एग्जाम्पल है बेस का, यानी कि चिंटी के डंक के अंदर और हनी बी के डंक के अंदर एसिड था। एसिड के इस इफेक्ट को बेस ही तो नॉर्मलाइज करता है, और इनकी रिएक्शन को नॉर्मलाइजेशन भी कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है ना, न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन बोल रही हूँ, बताओ, है ना। चलो जी चलो, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। सिंपल बॉय कह रहे हैं मैडम को देखकर किसको पढ़ने का मन कर रहा है। बेटा कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मेरे को देखो, फिर जिंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस जमाने में सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तुम देखते रहो मेरे को, पर एक वक्त ऐसा आएगा, याद रखना, कि तुम जो है वो तुम्हें नहीं देखेंगे, लोग मुंह फेर लेंगे, आ गया देखो, है ना, बेरोजगार व्यक्ति। बेटा तो कुछ नहीं पढ़ा, आपको बोलने की आजादी दी गई है, बहुत अच्छी बात है, पर अपने दिमाग को थोड़ा सेंटर में लाओ, हैं। चलो, तो अब हम लोगों ने क्या कहा, तो चींटी हो गया, हनी बी हो गया, नेटल प्लांट हो गया, इन सब के डंक के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड कैसे याद रखोगे, क्योंकि चींटी को कहा जाता था फॉर्मिका, चींटी को क्या कहा जाता था, फॉर्मिका कहा जाता था, और चींटी को फॉर्मिका कहा जाता था, तो चींटी के अंदर जो डंक मिला उसको हमने कहा फॉर्मिक एसिड। देखो ये है रूढ़ नाम पद्धति, यानी कि आप उस जमाने की पद्धति जब केमिकल्स के नेम दिए जाते थे उन्हीं के नाम पर, जैसे मार्श यानी दलदल, है ना, दलदल को मार्श कहते थे, और दलदल में से निकलती थी आपकी CH4 यानी कि मीथेन, तो उसका नाम पड़ गया मार्श गैस, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे भारत में या हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं, तुम्हारे बाकी स्टेट का तो भाई पता नहीं, हमारे यहाँ पे कोई काला होता था तो उसको कालियो कह देते थे, कोई गोरा होता है तो उसको धोलियो कह देते हैं, कोई भूरा होता है तो उसको भूरियो कह देते हैं, कोई मंगलवार को हुआ तो उसका नाम मंगलियो रख देते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ तो ऐसा करते हैं, तुम्हारे यहाँ का पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इनके नाम भी रखे गए। चलो जी चलो, अगली बात कर देते हैं, क्या कहा जा रहा है ना। तो विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नॉन फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए आंसर कीजिए, देन क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। इस क्लास में ऐसे कंजूस बच्चे हैं, मतलब 150 बच्चा है, लेकिन आधे लोगों ने भी लाइक नहीं किया। क्या कितना पैसा कटता है तुम्हारा, बताना जरा लाइक करने पे। आगे देखते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें विकास प्रक्रिया के लिए अध्ययन, तो विकास की बात हो रही है। अब सीधा सीधा लिखा है भाई, विकास की बात हो रही है तो, है ना, बताओ। देखें, विकास की बात हो रही है तो विकास कौन है, तुम्हारा पड़ोसी नहीं है विकास, जेनेटिक्स थोड़े ना विकास के बारे में बात करेगा, हिस्टोलॉजी तो बिल्कुल नहीं करेगा। पर ध्यान रखना, हिस्टोलॉजी उत्तकों के अध्ययन के बारे में बात की जाती है, वंशानुगति की, हेरेडिटी के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पे इवैल्यूएशन रहेगा, विकास के क्रम में इवैल्यूएशन रहेगा। चार्ल्स डार्विन ने इवैल्यूएशन का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, और चार्ल्स डार्विन ने बताया कि वक्त के हिसाब से, है ना, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। भाई पोलर बियर के शरीर पे इतने बाल पहले थोड़े ना थे, वक्त की नजाकत हुई, वक्त की जरूरत हुई, बदलाव आ गए हैं। हमारे शरीर में अपेंडिक्स की जरूरत नहीं थी, अपने आप अपेंडिक्स चली गई। हमें उठकर चलने की जरूरत थी, तो हम जब चिंपैंजी हुआ करते थे तो हम जिंगला लहू कर रहे होते थे,
जंगलाला हो तो खैर आदि मानव में करते थे, ठीक है। वक्त के साथ जरूरत हुई, आज हम डेवलप्ड हो गए। क्रिस्टल, चलो अगला प्रश्न देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि फोटोट्रॉपिज्म सिद्धांत जो है वो किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो जैन गुडॉल होंगे, चार्ल्स डार्विन होंगे। फोटोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, फ्रांस गैल्टन होंगे। तो देखो फोटोट्रॉपिज्म की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स डार्विन ने जो है वो इसके बारे में बताया था। प्रकाशानुवर्त सिद्धांत के बारे में जो है वो चार्ल्स डार्विन ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। शुगर की बात कर रहे हैं। शुगर का मतलब क्या है? शुगर का मतलब कुछ और नहीं, शुगर का मतलब जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। CHO भी इन्हें लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं होगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:2:1 ही रहेगा। चाहे ग्लूकोज की बात कर लो C6H12O6, चाहे आप लोग शर्करा की बात कर लो C12H22O11 की बात कर लो, सबका अनुपात 1:2:1 ही रहेगा। और सबसे मीठी शर्करा की यदि बात की जाए तो फ्रूट शुगर इसे कहा जाता है, और यही सबसे मीठी शर्करा होती है, इसे कहा जाता है फ्रूट शुगर। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है ना। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखना। दूध में पाया जाने वाला ये है, ग्लूकोज के बारे में पता ही है। फ्रक्टोज आपके नेचुरल हर चीज में पाया जाएगा, नेचर से मिलने वाली हर चीज में फ्रक्टोज है। अब चाहे तुम्हें ना सिर्फ तुम्हें हनी कह दे, ना सिर्फ तुम्हें फ्रूट्स के अंदर पाए जाने वाली शुगर कह दे, अच्छा सिर्फ फ्रूट्स में ही जो है वो ये होता है क्या? नहीं। अगर आपसे ये पूछ ले कि सब्जियों में पाए जाने वाली शुगर है, अब लौकी खा लो, मीठी सी तो लगेगी, थोड़ी बहुत तो शुगर है ना उसमें, तो उसमें भी फ्रक्टोज है। तोरई आजकल बड़ी आ रही है, मीठी मीठी है ना, उसमें भी शुगर है, ठीक है। आलू है, उसमें भी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो जी, चलो अगला प्रश्न बताओ फटाफट से। आंसर करो फटाफट से। आ गई क्या बात समझ में? क्विकली पावर प्ले ये करेंगे अपन, है ना, बहुत जल्दी। चलो जी चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, किस तरह से कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? पेंटोज, हेप्टोज 7 कार्बन की, हेक्टोज 6 कार्बन की, टेट्रोज 4 कार्बन की, पेंटोज 5 कार्बन की। तो सबको पता है 5 कार्बन की शुगर। ये भी गलती कर रहे हो यार, तुम्हें सच में पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें सच में रेगुलर आने की जरूरत है। कितने लोग हैं आज नए हैं कि मैडम आज हम पहली बार आए? और अगर पहली बार आए हो ना तो आना शुरू कर दो। अब तुम्हें सच में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रटते रहते हो साइंस को, बस रटोगे तो ऐसा ही होगा। डी पेंटोज 5 कार्बन की शर्करा जो है वो आपके डीएनए में होती है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है डीएनए को जब आरएनए में परिवर्तित करते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए को जब डीएनए में परिवर्तित करते हैं तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। ये आरएनए वही है जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा है। ये आरएनए वही है जो 3 प्रकार का है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए ने ही राइबोसोम बनाए हैं। ये वही राइबोसोम है जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं कोशिका के अंदर। राइबोसोम इज एन एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गन। बोलो बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया शैलेश यादव जी, बहुत बढ़िया। खान सर को मेरा प्रणाम कहना, नमस्ते कहना, ठीक है। चलो अब पढ़ लो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। ये बहुत अच्छी बात कही है। मैं 2 मिनट यहाँ पे तुम्हारा लेना चाहूंगी। राजपूत अंकित ने कहा है कि मैम हम स्टूडेंट्स को कोई नहीं समझता है, घर वाले नहीं समझते हैं, बहुत तकलीफ होती है जब कोई नहीं समझता है तो सबको लगता है कि टाइम पास कर रहे हैं। हमसे पूछो स्टूडेंट्स लाइफ। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबको लगेगा टाइम पास कर रहे हैं। देखो जब आप सक्सेस होने लगते हो ना तो
पूरे ब्रह्मांड की ताकतें भी ना आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी। मैं हर बार बच्चों को एक बात कहती हूँ कि जब आपके पास आपका एम 100वीं सीढ़ी पर है, आप जब 90वीं सीढ़ी तक तो पहुंच जाओगे, है ना, तब लगेगा ठीक है, लेकिन वो जो बीच की 10 सीढ़ियां है ना, उस वक्त पे पूरी कायनात आप पे कोशिश करेगी कि यार इसके पेशेंस को देखते हैं कि यार सफल व्यक्ति होने लायक है कि नहीं है। तो पूरी कायनात, इवन घर वाले, अपने, दूर पराए, सब आप पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। मेंटल प्रेशर रहेगा, फिजिकल प्रेशर रहेगा, फाइनेंशियल प्रेशर रहेगा। जब प्रेशर एक्सट्रीम आ रहा है ना, तभी मान लेना कि आप सफलता के बहुत नजदीक हो। ये मैं कहीं कहाई बातें नहीं कह रही हूँ, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आप यकीन मान लेना कि आप सफलता के बहुत करीब हो। जब 99वीं सीढ़ी पे पहुंच जाओगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उछलकर ऐसा भी आ जाए कि आप 0वीं सीढ़ी पर आ जाओ। लेकिन यकीन मानना कि अब ही हिम्मत रखने का सही वक्त है, अब ही पेशेंस के साथ में उस एक सीढ़ी, सिर्फ आप एक क्रम दूर हो अपनी सक्सेस के। तो दुनिया भले खास परिवार वाले ना समझे, मत समझने दो। तुम्हें पता है ना तुम मेहनत कर रहे हो, और यकीन मानो कि अगर तुमने दिल से मेहनत की है ना, तो दुनिया की कोई कायनात ऐसी नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। वक्त लग सकता है, लेकिन उस पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी वक्त पर। तो यकीन मानना कि जब इतना भयंकर प्रेशर आ रहा है ना, तो बस अब हिम्मत करके एक ही सीढ़ी पार करनी है, क्योंकि अब यकीन मान लेना, तुम विश्वास रखना, आप सफलता के बहुत नजदीक हो। इसीलिए ऐसा हो रहा है, ये सबके साथ होगा, ये सब। और उस वक्त पेशेंस रख लिया ना, वो बंदा सफल हो जाएगा। मैं तो बस इतना कहूंगी, अगर मेरे शब्द आपको समझ आ रहे हो तो इस चीज पे अमल करना, और बस जिस डायरेक्शन में मेहनत, अगर सफल सच्ची मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली होगा। अगर सच्ची मेहनत नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर आपने सच में सच्ची मेहनत की है कि नहीं, मेरे को पता है मैंने मेहनत की है, मैंने दिखावा नहीं किया, तो तुम्हें लगेगा तुम हो जाओगे सफल। वायरल किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड का संयोजन जो है वो बेसिकली क्या है? तो न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो किस किस का संयोजन होता है, ये भी ध्यान रखना। न्यूक्लियोकैप्सिड संयोजन होता है जिनोम और कैप्सिड का। किसका? जिनोम और कैप्सिड का। ये दोनों प्रोटीन है और उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फल रहित फूल वाले पौधे। मैंने ये इतनी बार पढ़ाया है। देखो, आप जब मैंगो को देखो, है ना, ये मैंगो की गुठली, ये आम की गुठली है, और ये जो है वो आपका फ्रूट है। अब आप यहाँ पर नोटिस करो कि फ्रूट क्या है और ये गुठली जो है वो अंदर है, और ये जो फ्रूट है ये इसका आवरण है। ये इसका क्या है? आवरण है। तो बीज, अनावर्त बीजी नाम सुना होगा तुमने, अनावर्त बीजी, ऐसा जिसके ऊपर बीज नहीं है। तो अनावर्त बीजी जो है वो कौन होते हैं? वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। अब सुनो, आपसे ये पूछा जाए कि फ्रूट क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रूट जो है ना वो और कुछ नहीं, कोई सा भी फल और कुछ नहीं, ओवरी, किसी भी प्लांट की ओवरी यानी कि अंडाशय का डेवलप रूप ही होता है। आप जब किसी फ्लावर को देखते हो तो इस फ्लावर के अंदर जो है, यहाँ पर तो ओवम और यहाँ पर ओवरी होता है। ये बीजांड है। ये क्या है? बीजांड है, यानी ओवम है तो, और ये जो है वो क्या है? ओवरी है। तो बीजांड जो डेवलप होकर सीड यानी कि बीज का निर्माण करता है, और यहाँ पर होती है ओवरी, और ये ओवरी जो है वो डेवलप होकर किसी भी फ्रूट का निर्माण करती हैं। तो जितने भी सत्य फल होंगे, जितने भी ट्रू फ्रूट्स होंगे, वो सब के सब जो है वो किससे निर्मित होंगे? वो सब के सब ओवरी यानी अंडाशय से जो है वो डेवलप्ड होंगे। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, सुनना मेरी बात को, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं प्रेजेंट होती? क्या मैं सही हूं? अगर मैं ये कह रही हूं कि जिम्नोस्पर्म में फल नहीं होते तो मैं सही हूं। तो क्या मैं ये कह दूं कि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं प्रेजेंट होती तो क्या मैं सही हूं? क्या बताओ फटाफट से। एक्सप्लेनेशन अच्छा है तो पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ो। सेशन अच्छा लग रहा है लाइक करो। 180 लोग हैं, फिक्स 90 लोगों ने लाइक किया है। क्यों भाई, बचे हुए 90 क्या कर रहे हैं? हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश प्रजापत, बहुत बहुत ही धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। तो समझ आया कि नहीं आया? यस या नो बोलो फटाफट से। चार बजे ये रितेश। चलो अगली चीज की बात करते हैं। तो क्या हो गया? क्या मैं सही हूं? हाँ मैं सही हूं।
ठीक है, तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग रिफ्लेक्स क्रियाओं को नियंत्रित करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम लोग जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं होता। ठीक है प्रशांत, चलिए ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, विच पार्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्ट एक्शन। तो क्या ये स्पाइनल कॉर्ड करेगी, मेडुला ऑब्लंगेटा करेगा, रेम्फिसिफ्लॉन करेगा, मेसेनसिफ्लॉन करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही होगी तो एक ही चीज है, वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। और कहते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड आपको लग रही है कि बड़ी नॉर्मल चीज है, ये बड़ी से बड़ी चीजों पे कंट्रोल करती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये आती है। ये मानो कि क्या बोलते हैं उसको, हेड ऑफिस है कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है ना, तो ये वाली चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके ज्योति मीणा जी, आगे बढ़ जाते हैं। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, तो ये तो हमने कह दिया भाई, रीढ़ की हड्डी यानी कि चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि अ जेनेटिक कोड स्पेसिफाइड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। अनुवांशिक कोड कितने प्रकार के अमाइनो एसिड के होते हैं। चलो बताओ फटाफट से, अभी तो पढ़ लो शैलेश जी, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन आना, मैं खुद मिलूंगी आपसे। तो अनुवांशिक कोड कितने प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, 12, 15, 20 या 25। कोई बात नहीं नितिश, बाद में पढ़ लेना। चलो अब पढ़ लो। आगे देखिए, तो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं, लेकिन तुमसे पूछा गया है अमाइनो एसिड्स कितने प्रकार के हैं, तो भाई सबको पता है 20 प्रकार के जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन पहले सुरक्षित प्रभावी पोलियो वैक्सीन की खोज की। पोलियो वैक्सीन जो है वो प्रभाव डालती है स्पाइनल कॉर्ड पे, प्रभाव डालती है और उससे आपके बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। पोलियो जो है वो पोलियो वायरस के कारण हो रहा है। साबिन और साल्क नामक साइंटिस्ट ने पोलियो की वैक्सीन दी थी और इसके अंदर 2 प्रकार की वैक्सीन होती है। एक होता है एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, एक होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन ओरली दी जाएगी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है वो आपको वैक्सीन के थ्रू जैसे लगाते हैं वैसे ही दी जाएगी। ठीक है, साबिन और साल्क नामक साइंटिस्ट है, तो यहाँ पर साल्क भी दे रखे हैं और साबिन भी दे रखे हैं, लेकिन क्या बोला जा रहा है, डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट सेफ। पहली बार किसने बताया था, तो पहले साबिन ने बताया था कि पहले साल्क ने बताया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो साल्क नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो है वो वैक्सीन को डिस्कवर किया था। सो फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो सही स्थान कौन सा है। पाइलोरिक एरिया पूछा है। पाइलोरिक एरिया हिंट में दे देती हूँ कि पाइलोरिक एरिया आपके पेट के रिलेटेड है, पेट के आसपास में है। अब पाइलोरिक एरिया बोल दिया, अब आप तुम आंसर कर दो कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हिंट मैंने दे दिया है, फटाफट से जवाब दे दो कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। हाँ जी, तो क्या यहाँ पर रहेगा, ग्रहणी। ग्रहणी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राधे कृष्णा आदित्य जी, चलिए आंसर बताइए। और
क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा? तो देखो हमने कहा पाइलोरिक एरिया, मैंने बोला पेट के से रिलेटेड, तो डेफिनेटली पेट के पास में अगर बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पाइलोरिक एरिया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और गृहिणी के बीच का एरिया होता है। सो सी यहाँ पर सभी ने आंसर किया है। चलिए बिल्कुल पढ़ाती हूँ सूरवीर जी, है ना। और आज तो खैर बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है, फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, है ना। इन चीज का ध्यान रखिएगा। बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल पता है कैसा होता है? कुछ इस तरीके का आपका बोमन कैप्सूल होता है ना। और नीचे की तरफ जो डक्ट निकली हुई है इसे पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और ये जो यू शेप की आपको दिखाई दे रही है इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब ये एक डक्ट ऊपर की ओर जा रही है, इस डक्ट को हम लोग डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, है ना। और इस तरह से जो है एक डक्ट यहाँ पर बनती है और इसको हम लोग जो है वो कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो ये वाले पोर्शन से अंदर जो है वो केशिकाएं, कैपिलरीज का पूरा नेट होता है जो छलनी की तरह काम करता है, जो ब्लड को छानता है और इम्प्योरिटीज को पीसीटी के अंदर लेकर जाता है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, है ना। तो ये आपका बोमन कैप्सूल है और बोमन कैप्सूल यूरिन का फॉर्मेशन करता है, तो उत्सर्जन तंत्र में काम आएगा और फिल्ट्रेशन की तरह काम कर रहा है, फिल्टर कर रहा होता है। ये वाली चीज आप लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये उत्सर्जन तंत्र वाला कॉन्सेप्ट हो गया, उत्सर्जन प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिकी का हिस्सा जो है वो कौन सा है? फ्लोइंग आर पार्ट ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स होता है, थर्मोडायनामिक्स होता है। तो देखो आप यहाँ पर बात करेंगे जब क्लासिकल फिजिक्स की, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ना सिर्फ आपका ऑप्टिक्स होगा, ना सिर्फ आपका थर्मोडायनामिक्स होगा, मैकेनिक्स भी इसमें आता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी इसी में ही आता है। तो ये सब चीजें भी आप लोग एक बार संभाल लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द क्वांटिटीज वर्क डन डज नॉट डिपेंडेड, तो किस मात्रा पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, है ना। अब इसमें देख लो जो चीज इसमें नहीं है उसी पर ही निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। मैंने कहा जिस दिन इस क्लास में बच्चे अच्छे आने लगेंगे मैं डेफिनेटली उस दिन थियरी स्टार्ट कर दूंगी। तुम सोचो क्वेश्चन पढ़ाने पर भी 200 बच्चे नहीं हो रहे, लाइक 200 नहीं हुए, बड़ा बुरा लगता है। मैं खुद की बात कर लेती हूँ, है ना। थियरी पढ़ाऊंगी तो अभी 163 है, मुझे लग रहा है 36 बच्चे ही बचेंगे। जिस दिन बच्चे डेली आना शुरू कर देंगे ना, बस उसी दिन थियरी इस क्लास में शुरू कर दूंगी मैं। सुबह, अभी सुबह तो हो रही नहीं है, आफ्टरनून 1 PM और इवनिंग 5 PM, है ना। तो ये 2 क्लासेस अपनी होती हैं, इसी चैनल पर होती हैं, SSC अड्डा पर होती हैं। आप डेफिनेटली मुझे जो है इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, आ सकते हैं। आगे देखिए, तो भाई किस पर निर्भर नहीं करेगा? F पर निर्भर करता है। डिस्प्लेसमेंट S या D बोल दो पे निर्भर करता है, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप कहेंगे समय पर निर्भर नहीं करता। हर बार ऑल ऑफ दीज बोलना जरूरी नहीं है, हर बार ऑल ऑफ दीज बोलो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये वाली चीजें भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? मैं कह रही हूँ ना बच्चे टिकने लगेंगे, आने लगेंगे, मैं स्वतः अपने आप से शुरू कर दूंगी। मैंने पहले शुरू किया था ना, लेकिन तुम आते ही नहीं हो तो मैं क्या करूँ बताओ। जो आने लगेंगे अच्छे से, एक अच्छा अमाउंट ऑफ बैच हो जाएगा, मैं खुद से स्टार्ट कर दूंगी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। टाइम बता दिया, 1 बजे और 5 बजे दोनों टाइम क्लास होती है। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों की गति का नियम है? ग्रहों का दीर्घवृत्त है, सूर्य दीर्घवृत्त है, तो ये कौन सा नियम है? कैप्लर ने दिए थे ना ग्रह गतिकी के नियम। और ये कौन बताता है, कैप्लर का कौन सा नियम बता देता है कि दीर्घवृत्त के रूप में जो है वो इनकी कक्षाएं होती है? कैप्लर का पहला नियम बताता है। कैप्लर का पहला नियम, कैप्लर का पहला नियम बताता है कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। चलो आंसर करो कि किस पिंड का पलायन वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? चलिए आंसर कीजिए। ये 5 बजे रेलवे स्पेसिफिक सेशन होता है ना, बट आप ले सकते हैं अगर आप SSC भी पढ़ रहे हैं तो।
क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? एस्केप वेलोसिटी वही है ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कई लोग मीटर पर सेकंड कर रहे होते हैं, नहीं बेटा, किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि एक ऐसे वेग से अगर आप किसी वस्तु को फेंकोगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एरिया को क्रॉस कर जाएगी, और इसी को ही पलायन वेग के नाम से जाना जाता है। पलायन वेग कभी भी किसी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द बॉडी जो है वो डिपेंड नहीं करता है। ग्रह के द्रव्यमान पे डेफिनेटली करेगा। हर ग्रह का अपना एक एस्केप वेलोसिटी होगा, हर ग्रह का अपना एक एस्केप वेलोसिटी होगा, उसका अपना खुद का एक डायामीटर होगा, अपना खुद का एक रेडियस होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। मिस्टर ज्ञानेंद्र, आप एक काम कीजिएगा बेटा, ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्रॉल हो जाएगा, फिर तुम्हारा डाउट ऐसा कैसा रह जाएगा। ऑफलाइन कमेंट कर दोगे, मैं डेफिनेटली देखूंगी। आज हर एक बच्चे को ऑफलाइन कमेंट करना है, एक एक डाउट के साथ में। मैं सबके ऑफलाइन कमेंट का आंसर करूंगी। पक्का किसी ना किसी का एक क्वेश्चन होना चाहिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ऑफलाइन कमेंट सभी को करना है, इज मस्ट। ठीक है, आप वृंदावन से हैं, बहुत बढ़िया, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड? बताओ, देखिए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता? गुरुत्वाकर्षण बल की बात यहाँ पर की जा रही है। नीतीश, देखो, मेरे हाथ में होता और मेरे बस में होता तो मैं डेफिनेटली कर देती बेटा, बट अब ये 4 बजे ही हो पाया है, तो हम इसे 4 बजे ही कर पाएंगे। आप न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हर दिन 1 बजे ये सेशन स्टार्ट होता है, अभी आज शाम को भी होगा 5 बजे एक सेशन। तो भाई गुरुत्वाकर्षण बल, देखो, एक जी है, एक स्मॉल जी है जो कि एक्सेलरेशन है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक कैपिटल जी है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। ये कैपिटल जी है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक क्या था, एफ जो था वो किसके समानुपाती था? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो बोला जा रहा है किस पर निर्भर नहीं करता? तो क्या स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के बीच की दूरी के निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान का योग? अरे योग कैसे हो गया? कैसे हो गया भाई? क्योंकि ये तो क्या था, F जो था वो क्या था बेटा, m1 m2, जहां पर बीच में कोई मार्क नहीं हो उसका मतलब है डॉट, और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो प्लस वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ तो मल्टीप्लाई था, तो हमने कहा कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। हाँ जी, अब मैं बता देती हूँ तुम्हें बैच के बारे में। राधे राधे मिस्टर डिफॉल्टर, नमस्कार। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर समझनी है। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपने क्या करना है, देख लीजिए कि आप जिस चैट बॉक्स में चैट कर रहे हैं वहां पर जो है डाउनलोड का लिंक आप लोगों को दे रखा है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन का, है ना। अब इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कि भाई इस एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे इस तरह का होम पेज आएगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एसएससी। अब एसएससी का फाउंडेशन ले लीजिए या फिर एसएससी का महापैक, क्योंकि क्या होता है ना, आप सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी एंड जीडी हो गया, आपका एमटीएस हो गया, है ना, इन सभी एग्जाम्स की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने अपनी क्लास की पीपीटी के ऊपर एक लिंक देखा होगा, ये स्टूडेंट लिंक है, एक कोड देखा होगा, दैट इज Y698। हर क्लास की पीपीटी में मिल जाएगा तुमको, करना तुमने कुछ नहीं है। वैसे भी हम मैडम कहाँ ही कुछ कर रहे होते हैं। महापैक की बात करते हैं। महापैक है जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, एक साल तक इन सारे बैचेस में से जितने हर महीने नए बैच निकलते हैं, और हर महीने तुम्हें एक नया बैच मिल जाता है। मस्त पढ़ो, ठीक है। पहली चीज तो ये जीडी का महापैक ले सकते हैं अगर आप सिर्फ जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो। अब इनमें सब में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, इनमें सब में आपको ई बुक्स मिल जाती है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। कोड आपने कौन सा लगाना है, Y698। जैसे ही कोड लगाएंगे 80% डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको कुछ 3-1 हज़ार रुपए का पड़ेगा, ये आप लोगों को 900 रुपए का पड़ेगा। ये बैच आप लोगों को एमटीएस हवलदार का तो आपको शायद 300 रुपए के आसपास का ही पड़ेगा।
अच्छा, ये तो महापैक की बात हो गई। इसके अलावा अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास इंडिविजुअली जीडी का बैच भी जो है वो आपको देखने को मिल जाता है ना। वर्दी बैच स्टार्ट किया जा रहा है और ये वर्दी 2.0 बैच है आपका, और ये वर्दी 2.0 बैच आपको शायद 499 कुछ का ही पड़ेगा। कोड आपने कौन सा लगाया, Y698, और आपने क्या किया, और आपने अप्लाई कर दिया, है ना। कर दो भाई अप्लाई। तो ये आपको पड़ेगा कुछ 500 रुपए का, ठीक है, 499 के आसपास का। तो वर्दी बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे बैचेस हैं अपने पास में, और आप Y698 कोड यूज़ कर सकते हैं। बोलो, वीडियो बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं है, हम साक्षात यहाँ पर उपस्थित थे, और दैट इज़ द ऑल थिंग्स। एंड चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, बताओ फटाफट से। नीरज मैम साइंस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा वहां पर, है ना। आप चैनल पीपीटी के ऊपर मेरा नाम देख सकते हैं, नीरज मैम है। आप क्लास के उस पे टाइटल पे भी अपना नाम देख सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कल अभी कितनी बजे मिलेंगे, 5 बजे। फिर कल कितनी बजे मिलेंगे, सुबह 1 बजे, दोपहर हो जाता है खैर। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज ऑफलाइन कमेंट में सबका एक डाउट होना चाहिए, अपन ऑफलाइन कमेंट में आज बातें करेंगे, अपने डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि कितने लोग डाउट पूछते हैं, कितने लोगों को डाउट आते हैं, कितने लोग सीरियस है पढ़ने को लेकर। ठीक, चलो टाटा बाय बाय, सी यू। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, बाय।